नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित एक बार फिर उपस्थित हूँ मनोविज्ञान के साथ। मित्रों, कोरोना का संक्रमण और लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, पर हमें बिल्कुल निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास गवाह है मित्रों, जब जब मनुष्य के समक्ष प्राकृतिक प्रकोप आए हैं, जब जब मनुष्य के समक्ष बाधाएं आई है, प्रतिकूल परिस्थितियां आई है, तब तब मनुष्य अपने हौसले से, अपनी जीवटता से और ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनकर उभरा है। फिर हम तो राजस्थान के उन प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों में रहे हैं जहां सदियों से हमारे पूर्वजों ने इन प्राकृतिक प्रकोपों का और प्रतिकूल बाधाओं का बखूबी सामना किया है। तो मित्रों, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अपने आत्मबल को, अपने उत्साह को, अपनी उमंग को बचाए रखिए। अपनी हॉबी विकसित करें, नई चीजें सीखें, नए काम करें और डिजिटल क्रांति के इस युग में हर शिक्षक आपकी जेब में मोबाइल के माध्यम से और आपके घर में उपस्थित है। जब चाहें, सोते जागते उठते बैठते सुबह शाम हमें सुने, समझें और लगातार अपना रिवीजन करते रहें। तो मित्रों, अपने उत्साह को बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अंधकार के ये बादल छटेंगे, नई आशा और नव संचार का नव सवेरा वापस से होगा। तो आइए शुरुआत करें मनोविज्ञान। पिछली कक्षाओं में हमने मनोविज्ञान के सामान्य परिचय को पढ़ा है और वास्तव में सच पूछें तो अभी हमने विधिवत रूप से मनोविज्ञान पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है। अभी तो हम केवल और केवल सामान्य मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का आधार और मनोविज्ञान की सामान्य अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान का विकास। हम पढ़ चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान, प्रमुख भारतीय शिक्षा मनोविज्ञानी, प्रमुख पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञानी और शिक्षा की प्रकृति। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अब तक केवल और केवल हमने मनोविज्ञान की अपनी अवधारणाओं का विकास किया है, अपना बेस मजबूत किया है। मनोविज्ञान के संबंध में केवल और केवल सूचनाओं और तथ्यों को इकट्ठा किया है। आइए आज मनोविज्ञान की अवधारणाओं को पढ़ें। आज मनोविज्ञान के एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और काफी महत्वपूर्ण विषय है। विषय का नाम है मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के उपागम। मित्रों, ध्यान रखना है, मनोविज्ञान में जब जब शब्द आता है संप्रदाय, जब जब शब्द आए उपागम, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्कूल या अप्रोच। संप्रदाय का संबंध कहीं भी धर्म से नहीं है। संप्रदाय का अर्थ है अवधारणा, संप्रदाय का संबंध है सिद्धांत। हिंदी में सामान्य शब्दों में जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में उसे उपागम या संप्रदाय कहते हैं। आगामी कक्षाओं में हम मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे, पर उन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले मनोविज्ञान की इन सामान्य अवधारणाओं को, इन मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों को पढ़ लेना और जान लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि आगामी कालांशों में जब जब भी हम अभिवृद्धि और विकास को पढ़ेंगे, जब जब भी हम व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, जब हम बुद्धि को पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता को पढ़ेंगे या इससे जुड़े हुए मनोविज्ञान के उन तमाम विषयों को पढ़ेंगे, तो मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न अवधारणाएं हमारे सामने आएगी। क्या है ये अवधारणाएं? मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक, मनोगति की उपागम, व्यवहारवाद का उपागम, मानवतावादी उपागम, प्रकार्यवाद, मूल प्रवृत्ति उपागम, संरचनावादी उपागम, निर्मितवादी उपागम, अंतः सांस्कृतिक उपागम, गेस्टोल्ड अवधारणाएं, तमाम प्रकार के मनोविज्ञान में सिद्धांत है। अलग अलग सिद्धांतकारों ने मनोविज्ञान और मानव व्यवहार के विकास की तुलना अपने अपने तरीकों से की है। तो मनोविज्ञान को पढ़ने, जानने और समझने से पहले इन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को, इनकी अवधारणाओं को पढ़ लेना और समझ लेना बेहद जरूरी है। अगर हम मनोविज्ञान के संप्रदायों और उपागमों को पढ़ लेते हैं तो आगामी कक्षाओं में हमारे लिए मनोविज्ञान बेहद सरल और रोचक बन जाएगा। तो आइए प्रारंभ करें एक रोचक विषय को, मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के उपागम, यूं कह लें मनोविज्ञान के सिद्धांत, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के सिद्धांतों में से वह सिद्धांत जो मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, उसे हम कहते हैं
मनोविश्लेषणात्मक उपागम। मनोविश्लेषणात्मक उपागम, या आप इसे मनोगतिकी उपागम भी कह सकते हैं। मनोगतिकी, आप इसे मनोलैंगिक उपागम या मनोलैंगिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। मनोविश्लेषणात्मक, मनोगतिकी, मनोलैंगिक, इंग्लिश में आप इसे कहेंगे साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं साइको फिजिकल अप्रोच या साइको सेक्सुअल अप्रोच। हिंदी में एक बार मैं वापस से नाम दोहरा दूं, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, मनोगतिकी उपागम, मनोलैंगिक उपागम या मनोलैंगिक संप्रदाय, साइको एनालिटिक अप्रोच। ध्यान रखें, मनोविज्ञान में जब भी शब्द आ जाए मनोविश्लेषण, जब भी शब्द आ जाए मनोगतिकी या मनोलैंगिक, तो तुरंत आप कहेंगे इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है ऑस्ट्रिया के मनोविज्ञानी सिगमंड फ्रॉयड। ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड, देश है इनका ऑस्ट्रिया, ये वियना के मनोविज्ञानी है और वियना साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और सिद्धांत का वर्ष है इनका 1927। 1927 में सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक उपागम की अवधारणा दी गई। अगर बात करें सिगमंड फ्रॉयड के उपनामों की, सिगमंड फ्रॉयड को दो उपनामों से पुकारा जाता है। सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक। और वर्तमान में सिगमंड फ्रॉयड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी स्वीकार किया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ध्यान रखें, पिछली कक्षा में आपने आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स को पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। परंतु कालांतर में जब मनोविज्ञान का बेहद विकास हो गया, मनोविज्ञान आधुनिक स्वरूप में आया, तो ऐसा कहते हैं कि मानव व्यवहार की सबसे शानदार और विशद व्याख्या सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा की गई इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के तहत। और जो मानव व्यवहार की व्याख्या सिगमंड फ्रॉयड ने की है, वहां दूसरे मनोवैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए, और इसीलिए सिगमंड फ्रॉयड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी स्वीकार किया गया है। तो ध्यान रखें, प्रारंभ में विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया, वर्तमान में सिगमंड फ्रॉयड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये तो सिगमंड फ्रॉयड का परिचय हो गया। देश है ऑस्ट्रिया, सिद्धांत का वर्ष है 1927, और उपनाम में आपने कहा मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता। और सिद्धांत का नाम एक बार वापस से दोहराऊं, मनोविश्लेषणात्मक, मनोगतिकी, मनोलैंगिक सिद्धांत। आइए फ्रॉयड की पुस्तकों की बात करें और फिर इसके सिद्धांत की व्याख्या करें। सिद्धांत क्या कहता है इसका। सर्वप्रथम बात करें फ्रॉयड के सिद्धांतों की। फ्रॉयड के सिद्धांतों को समझने से पहले एक बार वापस से देख लें बोर्ड को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर वापस फ्रॉयड की पुस्तकों की बात करें। फ्रॉयड का पुस्तकीय योगदान क्या है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रॉयड की बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मित्रों, ध्यान रखें। और उन पुस्तकों में सबसे शानदार पुस्तक है जिसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मस्तिष्क। अनकॉन्शियस माइंड, जिसे आप कहेंगे अचेतन मस्तिष्क। मनुष्य के अचेतन मन की और अचेतन मस्तिष्क की सर्वाधिक व्याख्या, शानदार व्याख्या फ्रॉयड के द्वारा की गई अनकॉन्शियस माइंड, पहली पुस्तक। फ्रॉयड की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण। ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण। इस पुस्तक में मनुष्य द्वारा देखे गए सपनों के आधार पर मनुष्य के अचेतन व्यवहारों की व्याख्याएं की गई है। फ्रॉयड की जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है टोटेम एंड टैबू।
टोटेम एंड टैबू, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मिथक एवं धारणाएं। टोटेम एंड टैबू। चौथी पुस्तक फ्रॉइड की, पुस्तक का नाम है इंस्पिरेशन ऑफ माइंड। इंस्पिरेशन ऑफ माइंड। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक फ्रॉइड की जिसका नाम है ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। इस पुस्तक में मनोविश्लेषणात्मक व्यवहार की व्याख्याएं की गई है। जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। और फ्रॉइड की एक और पुस्तक को जान लें। फ्रॉइड की एक और पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में मनोविज्ञान। एक बार वापस से जान लें मित्रों सारे पुस्तकों के नाम। पहली पुस्तक का नाम है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मस्तिष्क। दूसरी पुस्तक का नाम है ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण। तीसरी पुस्तक टोटेम एंड टैबू यानी मिथक और धारणाएं। चौथी पुस्तक का नाम है इंस्पिरेशन ऑफ माइंड। पांचवी पुस्तक का नाम आपने लिखा है ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। और अगली पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, फ्रॉइड द्वारा लिखी गई मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों पर लिखी गई फ्रॉइड की पुस्तकों के नाम। तो एक बार जल्दी से पुस्तकों के नाम देख लें और फिर फ्रॉइड के सिद्धांत की बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, फ्रॉइड ने अपने सिद्धांत को नाम दिया है मनोविश्लेषणात्मक उपागम या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आइए अब फ्रॉइड के सिद्धांत की बात करें। तो फ्रॉइड का सिद्धांत क्या कहता है, किस प्रकार फ्रॉइड और फ्रॉइड का सिद्धांत मनुष्य के व्यवहार की व्याख्याएं करता है, जरा जान लें इसे। फ्रॉइड द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत मुख्यतया मनुष्य के मस्तिष्क और मस्तिष्कीय अवधारणाओं का अध्ययन करता है। फ्रॉइड का ऐसा कहना है कि मनुष्य का मस्तिष्क एक हिमखंड की तरह, बर्फ के गोले की तरह होता है, और जिस प्रकार किसी हिमखंड को पानी में डाल दिया जाए तो आप जानते हैं कि उस बर्फ के टुकड़े का 1/10वां भाग ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है और 9/10वां भाग पानी में नीचे डूबा हुआ होता है जो दिखाई नहीं देता है। फ्रॉइड भी यही कहना चाह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क उस बर्फ के टुकड़े की तरह है जिसका 1/10वां भाग चेतन जगत में नजर आता है और 9/10वां भाग अचेतन मस्तिष्कीय व्यवहारों की व्याख्याएं करता है। तो आइए जाने फ्रॉइड का सिद्धांत। फ्रॉइड यह कहता है कि मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, और 3 भागों में जो सबसे पहला प्राथमिक भाग है वो है चेतन मस्तिष्क, कॉन्शियस माइंड। दूसरा जो भाग है उसको फ्रॉइड ने नाम दिया है अर्धचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड। और मस्तिष्क का जो तीसरा आवरण है, जो आंतरिक आवरण है, उसे नाम दिया गया है अचेतन मस्तिष्क, अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड यह कहता है कि एक मनुष्य दैनिक जीवन में जो भी व्यवहार करता है, शैशवावस्था से लेकर बड़े होने तक मनुष्य जो भी व्यवहार प्रकट करता है, वो सारा का सारा व्यवहार, और खास करके शैशवकालीन भयानक परिस्थितियां, बचपन की बुरी यादें, बुरी घटनाएं या अतृप्त इच्छाएं, मनुष्य की दमित काम वासनाएं, मनुष्य की कुंठित और कामुक प्रवृत्तियां, ये सारी की सारी चीजें चेतन मस्तिष्क से कालांतर में अचेतन मस्तिष्क में आगे की ओर भेज दी जाती है। तो एक बार मैं वापस से बताऊं, फ्रॉइड यह कहना चाहता है कि चेतन मस्तिष्क जितनी भी शैशवकालीन भयानक परिस्थितियां हैं, शैशवकालीन परिस्थितियां, उन सारी शैशवकालीन परिस्थितियों को, मनुष्य की दमित काम प्रवृत्तियों को, दमित काम प्रवृत्तियों से तात्पर्य है
वो काम प्रवृत्तियां, वो काम इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई है, जिसका दमन कर दिया गया है, या आप यूं भी कह सकते हैं मनुष्य की कुंठाएं या भग्नाशा, फ्रस्ट्रेशन। ये सारी की सारी चीजें जो दैनिक जगत में होती है, ये चेतन मस्तिष्क से भेज दी जाती है अचेतन मस्तिष्क में, और अचेतन मस्तिष्क में ये सारी की सारी बातें संग्रहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है लिबिडो या लिबाइडो के रूप में। ऐसा फ्रॉइड का कहना है, लिबिडो या लिबाइडो, जिसे हिंदी में आप कहेंगे काम शक्ति और काम ऊर्जा। तो इस प्रकार से चेतन मस्तिष्क द्वारा इन सारे के सारे व्यवहारों को अचेतन मस्तिष्क की ओर धकेल दिया जाता है, और अचेतन मस्तिष्क में ये सारी की सारी शैशवकालीन भयानक परिस्थितियां, दमित काम प्रवृत्तियां, कुंठाएं, भग्नाशाएं, ये सब अचेतन मस्तिष्क में संग्रहित होकर काम शक्ति, काम ऊर्जा या एक पुंज के रूप में संग्रहित हो जाती है, जिसे फ्रॉइड ने लिबाइडो, लिबाइडी या लिबिडो नाम दिया है। अब देखिए फ्रॉइड क्या कहता है। फ्रॉइड ये कहता है कि जो चेतन मस्तिष्क है बर्फ के टुकड़े की तरह है, जो 1/10वां भाग है संपूर्ण मस्तिष्क का। अचेतन मस्तिष्क मस्तिष्क का तीसरा और आंतरिक आवरण है, और ये 9/10 भाग है। इसका मतलब मनुष्य दैनिक जीवन में जो व्यवहार प्रकट करता है वो केवल और केवल चेतन मस्तिष्क का 1/10वां भाग है, जबकि मनुष्य का वास्तविक व्यवहार उसके अचेतन मस्तिष्क में है, जो 9/10वां भाग है। और सामान्यतः मनुष्य ये व्यवहार दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता है या उसे गौण या छिपाए रखता है। और मनुष्य के जो वास्तविक व्यवहार है, ये मनुष्य के लिबिडो द्वारा नियंत्रित, निर्मित और संचालित होता है। एक बार मैं वापस से दोहरा दूं, फ्रॉइड ये कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क त्रिस्तरीय आवरण की एक संरचना है। मस्तिष्क का जो बाह्य और प्राथमिक आवरण है वो है चेतन, और वो मस्तिष्क का 1/10वां भाग है। मस्तिष्क का जो द्वितीय क्षेत्र है उसका नाम है अर्धचेतन। अर्धचेतन सामान्यतया मनुष्य के व्यवहार को, घटनाओं को याद नहीं रखता है, और इन सारी घटनाओं को अचेतन मस्तिष्क में धकेल दिया जाता है। और मनुष्य का सारा व्यवहार, विशेष करके शैशवकालीन भयानक परिस्थितियां, दमित काम प्रवृत्तियां, कुंठाएं, भग्नाशाएं, ये सारी की सारी चीजें अचेतन मस्तिष्क में संग्रहित हो जाती है, और ये लिबिडो या काम ऊर्जा या काम शक्ति के रूप में संग्रहित हो जाती है। अब फ्रॉइड ये कहता है कि मनुष्य जो बाहर चेतन जगत में व्यवहार प्रकट करता है वो नकली व्यवहार है। वास्तव में मनुष्य का वास्तविक व्यवहार इस अचेतन मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, लिबिडो के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब किसी भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसके बाह्य चेतन मस्तिष्क के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, उसके वास्तविक आंतरिक लिबिडो द्वारा निर्मित व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम तो फ्रॉइड मस्तिष्क के इन 3 प्रकार के स्तरों की बात करता है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाएं। फ्रॉइड ये कहता है कि मस्तिष्क के तीनों अंग 3 प्रकार के तत्वों का निर्माण करते हैं, और ये 3 प्रकार के तत्व मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। फ्रॉइड ये कहता है कि चेतन मस्तिष्क जिस तत्व को उत्पन्न करता है उस तत्व को परम अहम कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कहोगे सुपर ईगो। और अचेतन मस्तिष्क से जिस तत्व का निर्माण होता है उसे आप कहेंगे इदम। इड नाम दिया गया है, इदम को इड कहा गया है। तो एक बार वापस से दोहरा दें, अचेतन मस्तिष्क से इदम उत्पन्न होता है, इड। और जो तीसरा तत्व है अहम, जिसे ईगो कहा गया है, यह अहम मस्तिष्क के तीनों क्षेत्रों को आच्छादित करके रखता है, ढक करके रखता है। अब एक बार मैं वापस से दोहरा दूं इन तीनों तत्वों को। फ्रॉइड के अनुसार चेतन मस्तिष्क से परम अहम सुपर ईगो नामक तत्व निर्धारित होता है। अचेतन मस्तिष्क से इदम या इड नामक तत्व निकलता है, और तीसरा जो तत्व है अहम या ईगो, यह मस्तिष्क के तीनों स्तरों से में समाहित होता है। अब देखिए इन तीनों ही तत्वों से
मनुष्य के भिन्न भिन्न व्यवहारों और भिन्न भिन्न व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक बार जान लें इनसे कौन सा व्यवहार प्रकट होगा। फ्रॉइड ये कहता है कि चेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क में बैठा है परम अहम। परम अहम मनुष्य में नैतिकता उत्पन्न करता है। परम अहम मनुष्य को सैद्धांतिक बनाता है। परम अहम मनुष्य में देवत्व के गुण उत्पन्न करता है, आध्यात्मिकताएं उत्पन्न करता है। परम अहम नैतिकता का कमांडर है, यह मॉनिटर है, यह मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित करने का काम करता है। यह करो और यह न करो। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि परम अहम सुपर ईगो मनुष्य में नैतिकता, मनुष्य में सिद्धांतवाद, मनुष्य में आदर्शवाद, मनुष्य में आध्यात्मिकता के गुण उत्पन्न करता है और इसके कारण मनुष्य नैतिक और सैद्धांतिक बनने का प्रयास करता है। परंतु फ्रॉइड ये कहता है कि चेतन मस्तिष्क का मनुष्य का जो व्यवहार है वो परम अहम से नियंत्रित होता है। यह मनुष्य का वास्तविक व्यवहार नहीं है, यह मनुष्य द्वारा प्रकट किया गया झूठा व्यवहार है। क्योंकि फ्रॉइड ये कहता है कि मनुष्य का वास्तविक व्यवहार अचेतन मस्तिष्क में है और वो इदम या इड से नियंत्रित और संचालित होता है। फ्रॉइड का ऐसा मानना है कि इदम से मनुष्य की काम प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इदम मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं को प्रकट करता है। इदम मनुष्य में स्वार्थ की प्रवृत्ति, या आप यूं भी कह सकते हैं कि इदम मनुष्य में पाश्विक प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तो इदम, चूंकि इसमें मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं है, इसमें काम इच्छाएं है, इसमें यौन इच्छाएं है। इदम इंसान में यौन इच्छाओं को उत्पन्न करता है और ये मनुष्य का वो वास्तविक व्यवहार है जो इदम में है। और अहम जो तीसरा तत्व है, जो तीनों ही मस्तिष्क के स्तरों में ढका हुआ रहता है, और अहम से मनुष्य में यथार्थवाद उत्पन्न होता है। अहम से मनुष्य में वास्तविकताएं निर्धारित होती है। अहम मनुष्य में स्वार्थ और परमार्थ दोनों गुण उत्पन्न करता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि इदम व्यक्तित्व का कमांडर है, यह व्यक्तित्व का कार्यपालक है जो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह मनुष्य में सामाजिकता और वास्तविकताओं को निर्मित करता है। फ्रॉइड यह कहता है कि जिस मनुष्य में अहम शक्तिशाली हो तो अहम ईगो और सुपर ईगो अर्थात इदम और परम अहम को अपने साथ बांध करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। और चूंकि इन व्यक्तियों में अहम शक्तिशाली है तो उनका व्यक्तित्व बेहद शानदार होगा, अच्छा व्यक्तित्व होगा। परंतु जिन मनुष्यों में अहम कमजोर होगा, ऐसे मनुष्यों में या तो इदम शक्तिशाली होगा या सुपर ईगो परम अहम शक्तिशाली होगा। अगर मनुष्य में परम अहम सुपर ईगो शक्तिशाली हुआ तो ऐसे मनुष्य में नैतिकता, आदर्शवाद, आप यूं भी कह सकते हैं आध्यात्मिकता, सिद्धांत, ये सारी चीजें आती है और ये सारी चीजें मनुष्य में देवत्व की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। अगर मनुष्य में इदम की प्रवृत्ति अधिक है तो ऐसे मनुष्य में काम प्रवृत्ति, स्वार्थ की प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति, अतृप्त इच्छाएं, यौन इच्छाएं, कुंठित प्रवृत्तियां, भौतिकता की चाह, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होगी और ये सारी की सारी प्रवृत्तियां मनुष्य को पशु तुल्य बना देती है। और यदि तीसरा तत्व अहम शक्तिशाली है तो वो मनुष्य में उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करती है, मनुष्य को यथार्थवादी बनाने का प्रयास करती है। और इस प्रकार फ्रॉइड ये कहता है कि मनुष्य की ये जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जिसे फ्रॉइड ने लिबिडो नाम दिया है, जो अचेतन मस्तिष्क में बैठा है, ये लिबिडो बार बार बाहर निकलने का प्रयास करता है, परंतु चेतन मस्तिष्क में बैठा परम अहम सुपर ईगो उस लिबिडो को वापस अंदर की ओर धकेल देता है। और इस कारण लगातार मनुष्य के चेतन मस्तिष्क और मनुष्य के अचेतन मस्तिष्क में लगातार द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है लिबिडो के कारण। एक बार वापस से सुने, फ्रॉइड ये कहता है लिबिडो के कारण निरंतर चेतन और अचेतन मस्तिष्क में द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति चलती है। लिबिडो बाहर निकलना चाहता है,
और चेतन मस्तिष्क में बैठा सुपर ईगो उसे वापस अंदर की ओर धकेलता है। और इस प्रकार चेतन और अचेतन मस्तिष्क के संघर्ष से मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस प्रकार फ्रॉयड ने मस्तिष्क के 3 स्तरों के माध्यम से और 3 तत्वों के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार की और मनुष्य के व्यक्तित्व की व्याख्या की है। और इस सिद्धांत को नाम दिया है मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक या मनोगतिक सिद्धांत। एक बार जल्दी से वापस से दोहरा दें। फ्रॉयड ये कहता है मनुष्य का मस्तिष्क 3 स्तरों में निर्मित है, हिमखंड की तरह है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मस्तिष्क संपूर्ण मस्तिष्क का 1/10वां भाग है और अचेतन मस्तिष्क का 9/10वां भाग है। चेतन मस्तिष्क में बैठा है परम अहम, सुपर ईगो, जो मनुष्य में देवत्व के गुण, नैतिकता, सिद्धांत, आध्यात्मिकता की प्रवृत्तियां उत्पन्न करता है। ये मनुष्य को निर्देशित और नियंत्रित करने का काम करता है। ये करो और ये न करो की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। और मनुष्य का जो दैनिक व्यवहार है, मनुष्य की जो शैशवकालीन भयानक परिस्थितियां हैं, जो दमित काम प्रवृत्तियां हैं, जो अतृप्त इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी चेतन मस्तिष्क से भेज दी जाती है अचेतन मस्तिष्क में। और अचेतन मस्तिष्क में सारी के सारा व्यवहार लिबिडो के रूप में, यानी काम शक्ति और काम ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अचेतन मस्तिष्क में बैठा है इदम, इड, और ये इदम मनुष्य में अतृप्त इच्छा, काम प्रवृत्ति, यौन इच्छाएं, कुंठित प्रवृत्तियां, काल्पनिकता, भौतिकता की चाह, ये सारे के सारे गुणों को उत्पन्न करता है। अचेतन मस्तिष्क में बैठा लिबिडो बार बार बाहर निकलने का प्रयास करता है और चेतन मस्तिष्क में बैठा सुपर ईगो उस लिबिडो को दबा करके रखता है, वापस अंदर की ओर धकेल के रखता है। इस प्रकार फ्रॉयड ये कहता है कि लिबिडो के कारण निरंतर चेतन और अचेतन मस्तिष्क में संघर्ष चलता है और चेतन वर्सेज अचेतन के कारण मनुष्य के व्यवहार और उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फ्रॉयड ये भी कहता है कि जो तीसरा तत्व है अहम, ईगो, ये मस्तिष्क के तीनों ही स्तरों में स्थित होता है। और जिस मनुष्य में अहम शक्तिशाली होगा, ऐसे मनुष्यों में परम अहम यानी सुपर ईगो और इदम, इड, ये नियंत्रित रहते हैं। ऐसे मनुष्यों में न तो देवत्व की प्रवृत्ति होगी, न पशुत्व की प्रवृत्ति होगी। ऐसे लोगों में मनुष्यत्व की प्रवृत्ति होगी। ऐसे लोग यथार्थवादी होंगे, ऐसे लोग वास्तविक होते हैं, ऐसे लोग सामाजिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति उत्तम व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इस प्रकार फ्रॉयड ने काम प्रवृत्ति के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या की है और इसी सिद्धांत को हमने नाम दिया मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक या मनोगतिकी सिद्धांत। तो यह था फ्रॉयड और फ्रॉयड का सिद्धांत। एक चीज और समझ लें मित्रों, हमने केवल और केवल मनोविश्लेषण और मनोलैंगिक सिद्धांत की मूल बात को समझा है। इस सिद्धांत के आधार पर फ्रॉयड ने बालकों में विकास का एक सिद्धांत दिया है, विकास की काम प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसी मनोविश्लेषण के आधार पर फ्रॉयड ने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है और व्यक्तित्व की 5 अवस्थाओं का निर्धारण किया है। तो अभी हम फ्रॉयड के सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल और केवल फ्रॉयड की जो मूल अवधारणा है मनोविश्लेषण, केवल उसको पढ़ने और समझने का प्रयास किया है। तो यह था फ्रॉयड का सिद्धांत। आइए अब बात करें वो कौन कौन मनोवैज्ञानिक है, वो कौन कौन विचारक है जो फ्रॉयड के सिद्धांत के समर्थक है, जिन्होंने फ्रॉयड के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। और फ्रॉयड के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले विचारकों को नव फ्रॉयडवादी विचारक कहते हैं। तो आइए जाने इन नव फ्रॉयडवादी विचारकों को। फ्रॉयड के जो समर्थक है, फ्रॉयड के जो शिष्य है, उन लोगों को नाम दिया गया है नव फ्रॉयडवादी विचारक, यानी वो विचारक जो फ्रॉयड के सिद्धांत को मानते हैं। और नव फ्रॉयडवादी विचारकों में नाम आता है युंग, कार्ल युंग या जुंग। इसी के अन्य समर्थकों में नाम आता है एडलर, इरिक्सन, एरिक फ्रॉम, हार्नी और एन्ना फ्रॉबेल।
वास्तव में फ्रोबेल के सिद्धांतों को और फ्रोबेल के विचारों को आगे बढ़ाने में और फ्रोबेल के अधूरे कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान है एन्ना फ्रोबेल का। ये सारे के सारे फ्रॉयड के शिष्य हैं, फ्रॉयड के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है। कालांतर में हम पढ़ेंगे युंग को, और व्यक्तित्व में युंग का एक सिद्धांत है जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है, या इसका एक सिद्धांत और भी है जिसे हम समतुल्यता सिद्धांत या एंट्रोपी थ्योरी कहते हैं। और ये वही युंग है मित्रों जिसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी अवधारणाओं में विभक्त किया है। तो युंग जो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक है, ध्यान रखें फ्रॉयड मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक है, जबकि युंग विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक है। मनोविज्ञान में इसके द्वारा समतुल्यता सिद्धांत या एंट्रोपी थ्योरी दी गई। दूसरा जो विचारक है एडलर। एडलर, ये आप नाम सुन चुके हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शानदार अध्ययन किया और इसीलिए इसे वैयक्तिक मनोविज्ञान का आधुनिक जनक भी कहा जाता है। इरिक्सन, जिसने बालक के विकास में, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, और ये वही इरिक्सन है मित्रों जिसने बालकों के विकास के संबंध में मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, साइकोसोशियल थ्योरी। तो इरिक्सन के द्वारा दो सिद्धांत दिए गए, मनोलैंगिक और मनोसामाजिक सिद्धांत, जिन्हें कालांतर में आगामी प्रकरण में हम पढ़ेंगे। एरिक फ्रॉम के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया। एरिक फ्रॉम सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत देने वाला एक विचारक है। और एन्ना फ्रोबेल, जिसने फ्रोबेल के सिद्धांतों को, फ्रोबेल की अधूरी कृतियों को और फ्रोबेल के विचारों को प्रकाशित करने का और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। इन सारे के सारे विचारकों को हम नाम देते हैं नव फ्रॉयडवादी विचारक। एक बार वापस से दोहरा दें, युंग जिसने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान दिया, समतुल्यता या एंट्रोपी सिद्धांत दिया। एडलर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को का अध्ययन किया और आधुनिक व्यक्ति मनोविज्ञान का जनक है। इरिक्सन, जिसने मनोलैंगिक और मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। एरिक फ्रॉम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। और एन्ना फ्रोबेल, जिसने फ्रोबेल की अधूरी कृतियों को प्रकाशित करने का और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। और इन सारे के सारे विचारकों को नव फ्रॉयडवादी विचारक कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रॉयड के द्वारा जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया, उस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। मनोविज्ञान का प्रथम बल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार की सबसे शानदार व्याख्या फ्रॉयड के द्वारा की गई, और शायद इसीलिए फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान का सबसे शानदार और सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत माना जाता है। और इसीलिए इस सिद्धांत को नाम दिया है मनोविज्ञान का प्रथम बल, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें हुई मनोविज्ञान में उस सिद्धांत की जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देने वाला व्यक्ति सिगमंड फ्रॉयड, और बाकी सिगमंड फ्रॉयड के समर्थक, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का उपनाम आप कहेंगे मनोविज्ञान का प्रथम बल। और इसके आधार पर व्यक्तित्व और विकास के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित है, जिन्हें कालांतर में विकास और व्यक्तित्व के प्रकरणों में हम पढ़ेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के पश्चात आइए पढ़ें उस सिद्धांत को जिसे मनोविज्ञान का द्वितीय बल, सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और उस सिद्धांत का नाम है व्यवहारवादी उपागम। तो आइए बात करें मनोविज्ञान के दूसरे सिद्धांत की, और दूसरे सिद्धांत का नाम है व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरिस्ट अप्रोच या बिहेवियरलिज्म अप्रोच, व्यवहारवाद या व्यवहारवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी उपागम। और जैसे ही नाम आया व्यवहारवाद, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं व्यवहारवाद को, हमने चर्चा की है व्यवहारवाद की। और व्यवहारवादी अवधारणा का जो प्रतिपादक है, उस प्रतिपादक का नाम है
वॉटसन, अमेरिकी मनोविज्ञानी वॉटसन। और जो लोग इस सिद्धांत के समर्थक है उस सिद्धांतकारों में नाम आता है स्किनर। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया मैकडूगल। इसी सिद्धांत के समर्थक है सीएल हल। इसी सिद्धांत के समर्थक है क्रो एंड क्रो। इसी सिद्धांत के समर्थक है पिल्सबरी। और इसी सिद्धांत के समर्थक है बोरिंग तथा लैंगफील्ड। बोरिंग तथा लैंगफील्ड। एक बार वापस से दोहरा दो। व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी संप्रदाय और सिद्धांत का जनक है वॉटसन। सिद्धांत के समर्थक है स्किनर, मैकडूगल, सीएल हल, क्रो एंड क्रो, पिल्सबरी, बोरिंग और लैंगफील्ड। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने, जैसा कि आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, बिल्कुल सही, 1913 में अपना व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। और वॉटसन ये कहता है कि मनुष्य का व्यवहार उत्पन्न होता है वातावरण से प्राप्त वांछित उद्दीपन। ध्यान रखना है, वांछित उद्दीपन यानी जिसकी आवश्यकता है व्यक्ति को, वातावरण से प्राप्त वांछित उद्दीपन और इसके प्रति किए गए कार्य, दोनों के मध्य की अंतरक्रिया से व्यवहार का निर्माण होता है। और इसको एक सूत्र के रूप में प्रकट किया था, याद है आपको सूत्र, R = FSO। R = FSO। O यानी ऑर्गेनिज्म, S स्टिमुलस, F यानी फंक्शन कार्य, R यानी रेस्पॉन्स अनुक्रिया। इसका मतलब हर मनुष्य में अनुक्रिया या व्यवहार का निर्माण होता है S स्टिमुलस यानी उद्दीपक और F यानी कार्य। वांछित उद्दीपक और उसके प्रति किए गए कार्य, दोनों के गुणन से, दोनों के मध्य की अंतरक्रिया से व्यवहार का निर्माण होता है। आपने पढ़ा है इसी बात को। यह सिद्धांत दिया वॉटसन ने और इसी सिद्धांत की भिन्न भिन्न व्याख्याएं स्किनर, मैकडूगल और अन्य विचारकों के द्वारा की गई। चूंकि इसे हम पढ़ चुके हैं इस प्रकरण को, तो फिलहाल इस प्रकरण को यहीं समाप्त करें। और काम की बात यह है कि व्यवहारवाद का सिद्धांत या व्यवहारवादी उपागम मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहलाता है। सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, इसे हम द्वितीय बल कहते हैं। तो व्यवहारवादी उपागम वॉटसन के द्वारा दिया गया, 1913 में दिया गया। कालांतर में इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया स्किनर ने। स्किनर ने इसी आधार पर अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसी आधार पर मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति या आप कहेंगे प्रेरक संप्रदाय दिया। क्रो एंड क्रो ने इसी आधार पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। पिल्सबरी वो मनोविज्ञानी जिसने सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। और बोरिंग और लैंगफील्ड ये भी व्यवहारवादी विचारक है जिन्होंने मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य की प्रकृति को मनोविज्ञान नाम दिया। और इस व्यवहारवादी सिद्धांत को मनोविज्ञान का द्वितीय बल, सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये था मनोविज्ञान का दूसरा उपागम जिसे नाम दिया व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम, और मनोविज्ञान का दूसरा बल। व्यवहारवादी सिद्धांत के पश्चात आइए पढ़ें तीसरे सिद्धांत को, तीसरे उपागम या संप्रदाय को। और तीसरे संप्रदाय को मनोविज्ञान का तृतीय बल कहा जाता है और वो सिद्धांत है मानवतावादी। तो आइए बात करें मनोविज्ञान के तीसरे संप्रदाय की, जिसका नाम है मानवतावादी उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मनोविज्ञान में मानवतावादी उपागम और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है उसका नाम है मास्लो, अब्राहम मास्लो या मैस्लो। एक अमेरिकी मनोविज्ञानी है मास्लो, अमेरिका के हैं। 1954 में मास्लो ने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने 1954 में अमेरिका में एक आंदोलन चलाया जिसे मानवतावादी आंदोलन कहा जाता है। और इसी मानवतावादी आंदोलन के माध्यम से मास्लो ने मनोविज्ञान में इस मानवतावादी उपागम या मानवतावादी सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। आइए मास्लो के लिए
एक और काम की बात जान लें, मास्लो इसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व, मनुष्य के व्यवहार आदि के संबंध में एक सिद्धांत दिया गया और उस सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत नाम दिया गया। आवश्यकता सिद्धांत या इसी सिद्धांत को आत्मसिद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता सिद्धांत, आत्मसिद्धि सिद्धांत या इसी सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हेयर की थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, इन नामों से पुकारा जाता है। तो एक बार वापस जाने, मानवतावादी उपागम, जनक है अब्राहम मास्लो, अमेरिका, सिद्धांत दिया 1954 में और 1954 में मास्लो के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। आंदोलन को नाम दिया गया मानवतावादी आंदोलन और इन्होंने आवश्यकता सिद्धांत दिया, आत्मसिद्धि सिद्धांत दिया या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। इनकी एक पुस्तक भी बड़ी महत्वपूर्ण है, पुस्तक का नाम जान लें, पुस्तक मास्लो की, और पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये तो हो गई मास्लो के बारे में सामान्य जानकारी। आइए अब जाने मास्लो अपने सिद्धांत में कहता क्या है, या ये जो शब्द है मानवतावाद, अर्थ क्या है मानवतावाद का। देखिए, जहां कहीं भी शब्द आता है मानवतावाद तो ध्यान रखें, मानवतावादी उपागम यह कहता है कि हर मनुष्य का व्यवहार उसके स्वयं के व्यक्तित्व से निर्धारित होता है। अर्थात हर मनुष्य का व्यवहार उसके स्वयं के व्यक्तित्व से निर्मित होता है और मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति से निर्धारित होता है। इसका मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, मनुष्य की आवश्यकताओं की कितनी मात्रा में पूर्ति हो रही है। कालांतर में हम पढ़ेंगे मास्लो ने मनुष्य की 5 प्रकार की आवश्यकताओं का निर्धारण किया है और मास्लो ये कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी होती है, मनुष्य में अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और मनुष्य में नवीन आवश्यकता का निर्माण होता है। इन 5 प्रकार की आवश्यकताओं को मास्लो ने दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, प्रेम एवं संबद्धता आवश्यकता, सम्मान आवश्यकता और आत्मसिद्धि आवश्यकता नाम दिया है। और जैसे जैसे एक आवश्यकता पूरी होती जाती है, मनुष्य में अभिप्रेरणा निर्मित होती है और नई आगामी आवश्यकता का निर्माण होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार की आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति से मनुष्य के व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, ऐसा कहना है मास्लो का। तो एक बार वापस से सुने, मास्लो ये कहता है कि मनुष्य का व्यवहार स्वयं के व्यक्तित्व से निर्धारित होता है और मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी आवश्यकता और उसकी आवश्यकता की पूर्ति पर निर्भर करता है। इसी सिद्धांत के जो अन्य समर्थक है, अन्य समर्थकों के नाम लिख लें यहां पर, सिद्धांत के समर्थक, और सिद्धांत के अन्य समर्थकों में नाम आता है कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स, और कार्ल रॉजर्स मनोविज्ञान में आत्मवादी सिद्धांत चलाने वाले या आत्मवादी सिद्धांत देने वाले मनोविज्ञानी है। तो सिद्धांत के अन्य समर्थकों में आप कहेंगे कार्ल रॉजर्स। इसी सिद्धांत के अन्य समर्थकों में नाम आता है टेंडिस और स्टैनले हॉल। टेंडिस, स्टैनले हॉल, कार्ल रॉजर्स, ये सारे के सारे मनोविज्ञानी मानवतावादी सिद्धांत को समर्थक है। और एक बार वापस से दोहरा दूं, मानवतावादी उपागम और इस सिद्धांत का जनक, सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मास्लो 1954 मानवतावादी आंदोलन चलाया, आवश्यकता सिद्धांत, आत्मसिद्धि या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। मास्लो की पुस्तक का नाम थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसी सिद्धांत के जो अन्य समर्थक है उसमें आपने नाम लिखा है कार्ल रॉजर्स, और कार्ल रॉजर्स व्यक्तित्व के निर्माण में आत्मवादी सिद्धांत देते हैं। और इसी सिद्धांत के अन्य समर्थकों में नाम लिखा है टेंडिस और स्टैनले हॉल। और जो इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मानवतावादी उपागम को मनोविज्ञान का तृतीय बल कहा जाता है, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। इसका मतलब
मनोविज्ञान का प्रथम बल है मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान का द्वितीय बल है व्यवहारवादी और मनोविज्ञान का तृतीय बल है मानवतावादी उपागम। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के उपागम, और आज की कक्षा में हमने मनोविज्ञान के 3 उपागमों की बात की। सबसे पहला मनोविश्लेषणात्मक उपागम, जिसे मनोविज्ञान का प्रथम बल नाम दिया। दूसरा व्यवहारवादी उपागम, जिसे मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहा गया। और तीसरा मानवतावादी उपागम, जिसे मनोविज्ञान का तृतीय बल कहा जाता है। आज की अपनी बात को यहीं समाप्त करें। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के उपागम और संप्रदाय और भी प्रचलित है, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे आगामी क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।